हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 21 जुलाई 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट गवर्न्स प्रोसेसिंग ऑफ ओनली गवर्नमेंट डेटा। क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट के डेटा को प्रोसेस करता है? पर्सनल डेटा ऑफ एनी इंडिविजुअल कैन बी प्रोसेस्ड विदाउट कंसेंट इफ स्टेट वांट्स टू गिव बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का पर्सनल डेटा जो है वो उनके कंसेंट के बिना प्रोसेस किया जा सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, राइट? तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट गवर्न्स थ्री काइंड्स ऑफ डेटा। फर्स्ट है गवर्नमेंट डेटा, तो मतलब कि ये बिल जो है वो गवर्नमेंट डेटा को प्रोसेस कर सकता है। फिर उसके बाद कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, जो इंडियन कंपनीज है उनके डेटा को भी ये प्रोसेस कर सकता है, इसके अंदर ऐसे प्रोविजंस है। एंड थर्ड, फॉरेन कंपनीज डीलिंग विथ पर्सनल डेटा इन इंडिया। मतलब कि मान लो कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो हमारे इंडिविजुअल्स जो है उनके पर्सनल डेटा को प्रोसेस करती है, बट जियोग्राफिकली उनकी लोकेशन होनी चाहिए इंडिया में, ठीक है? तो ऐसे तीन कैटेगरी के अंदर ये पर्सनल डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है? तो मतलब कि ये कहना सिर्फ गवर्नमेंट डेटा को प्रोसेस करने के लिए प्रोविजन है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। यहां पे टोटल तीन कैटेगरी है। सेकंड स्टेटमेंट कि किसी इंडिविजुअल के कंसेंट के बिना भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनके पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट प्राइमा फेसी गलत लगता है, लेकिन ये सही है क्योंकि यहाँ पे तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन के बेसिस पे उनके कंसेंट के बिना आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो यहां पे लिखा है कि इफ स्टेट वांट्स टू प्रोवाइड बेनिफिट्स, अगर इंडिविजुअल को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं तो आप उनके डेटा को यूज कर सकते हैं। सेकंड इज लीगल प्रोसीडिंग्स, अगर मान लो कि कोई लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए आपको उसका पर्सनल डेटा चाहिए तो वहां पे आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड थर्ड, ड्यूरिंग द मेडिकल इमरजेंसी, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 पैंडेमिक, राइट? तो ऐसे टाइम पे जो पर्सनल डेटा है उनके कंसेंट के बिना आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो मतलब यहां पे आंसर होगा बी, सेकंड ओनली। अब पर्टिकुलरली जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने बार काउंसिल को ये कहा था कि डेटा प्रोटेक्शन को आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो हाई कोर्ट आस्क्ड बार काउंसिल टू ट्रीट प्ली ऑन डेटा सेफ्टी एज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट सिचुएशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया। ग्राउंड वाटर की सिचुएशन इंडिया में कैसी है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द मेजर पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फॉर द इंडस्ट्रियल यूज। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें से मेजर पार्ट जो है वो इंडस्ट्रियल यूज में चला जाता है, स्टेटमेंट में ये लिखा है। सेकेंड, राजस्थान हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्राउंड वाटर टेस्ट ब्लॉक्स अमॉन्ग ऑल द स्टेट्स। जितने भी ग्राउंड वाटर टेस्ट ब्लॉक्स है जहां पे ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है, तो उसमें से सबसे ज्यादा ब्लॉक्स राजस्थान में है, ये कहा है। थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस टू लिमिट यूरेनियम कंटेमिनेशन इन ग्राउंड वाटर। इंडिया के पास ऐसी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है ग्राउंड वाटर में यूरेनियम कंटेमिनेशन को कम करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है जहां पे लिखा है कि मेजर पार्ट इज फॉर द इंडस्ट्रियल यूज, ये गलत है। अब देखिए, हमारी जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है उन्होंने रिसेंटली ग्राउंड वाटर की सिचुएशन के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। अब यहां पे आप रिपोर्ट के अंदर का जो चार्ट है वो देख सकते हैं। ग्राउंड वाटर यूज में सबसे मेजर पार्ट जो है 89% वो किसका है? इरिगेशन यूज का है, ठीक है? तो मतलब मेजर पार्ट जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? इरिगेशन के लिए। देन 9% पार्ट is used for the domestic use and only 2% is used for industrial purpose,
ठीक है, तो मतलब मेजर पार्ट जो है वो इरिगेशन का है, इंडस्ट्रियल यूज का नहीं है। तो मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड, राजस्थान हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्राउंड वाटर स्ट्रेस्ड ब्लॉक्स। तो देखिए यहां पे राइट साइड जो मैप दिया गया है इसके अंदर ग्राउंड वाटर के जो ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स है रेड कलर में दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा ब्लॉक्स जो है वो राजस्थान स्टेट में है। ठीक है, तो यहां पे नीचे स्टेट्स के नाम दिए गए हैं कहां पे ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तमिलनाडु। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा है इस वजह से सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है, राजस्थान में है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। थर्ड, इंडिया डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस टू लिमिट यूरेनियम कंटेमिनेशन। अब देखिए WHO ने गाइडलाइंस दी है यूरेनियम कंटेमिनेशन के लिए 30 माइक्रोग्राम्स पर लीटर 30 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए यूरेनियम। ठीक है, और राजस्थान एंड गुजरात के कुछ ब्लॉक्स के अंदर ये यूरेनियम कंटेमिनेशन 300 माइक्रोग्राम से भी ज्यादा पहुंच चुका है। राइट, तो मतलब यूरेनियम कंटेमिनेशन इटसेल्फ इज एन इश्यू ऑफ कंसर्न। अब इंडिया के अंदर ये चीजें कौन हैंडल करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। लेकिन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अभी तक यूरेनियम की लिमिट के लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं की है। तो मतलब थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। तो इसका आंसर होगा बी, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये क्वेश्चंस उठाए थे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के कुछ प्रोविजंस है उसको वीकन किया था। उसके अंदर कुछ रिलैक्सेशंस जो है वो प्रोवाइड किए थे कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये था कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को इंक्रीज करने के लिए उनको कुछ रिलैक्सेशंस देने चाहिए। राइट, लेकिन जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उनका ये आर्ग्यूमेंट है इट इज अगेंस्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स ऑफ इंडिया। तो अगर ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा तो इस वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगी। तो इस वजह से सेंटर एंड एनजीटी के बीच में ये कंफ्लिक्ट जो है वो चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following facilities or incentives are provided in the special economic zone? स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज के अंदर कौन सी फैसिलिटीज या इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं? फर्स्ट, ऑल यूनिट्स वर्किंग इन अ सेज आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। जितने भी यूनिट्स है उन सभी को मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स पे नहीं करना है। सेकेंड, देयर इज नो नीड टू गेट लाइसेंस टू इंपोर्ट फ्रॉम एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के पास से इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड, 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन एक्सपोर्ट इनकम फॉर सेज यूनिट्स ड्यूरिंग होल पीरियड ऑफ ऑपरेशन। मतलब कि जब तक कोई यूनिट का काम चलता है तब तक उनको एक्सपोर्ट में से जो इनकम मिलती है उनके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता, ऐसा यहां पे कहा गया है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर होगा 1 और 2। देखिए ये मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स जो है वो सेज के अंदर एग्जेम्प्ट किया जाता है। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स का मतलब ये होता है कि टैक्स अवॉइडेंस को कम करने के लिए सभी कंपनीज को अपना जो नेट प्रॉफिट है उसमें से मिनिमम पोर्शन जो है, मिनिमम परसेंटेज टैक्स पे करना पड़ता है, जिसे कहते हैं मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स टू रिड्यूस द टैक्स अवॉइडेंस। तो सेज में ये जितने भी यूनिट है उनको ये टैक्स पे नहीं करना पड़ता। सेकंड, देयर इज नो नीड टू गेट लाइसेंस टू इंपोर्ट फ्रॉम एनी कंट्री। अब देखिए सेज जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं। तो हमारी जिस कंट्री के साथ ट्रीटी है ऐसी कंट्री के साथ से अगर आपको इंपोर्ट करना है तो वहां पे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एनी कंट्री के पास से अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड, 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसके अंदर ये क्लॉज है कि फॉर द फर्स्ट 5 years 100% एग्जेम्पशन मिलता है, देन नेक्स्ट 5 years के अंदर 50% एग्जेम्पशन मिलता है,
and then for the next 5 years 50% exemption of plowed back export profit। जो प्लाउड बैक एक्सपोर्ट प्रॉफिट है उसका 50% एग्जाम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अगर आप टोटल देखें तो टोटल 15 इयर्स तक एग्जाम्पशन मिलता है। सो रिसेंटली जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये JNPT सेज जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, तो वो बंद था, इसको अभी ऑपरेशनल किया गया है। फर्स्ट 2 यूनिट्स स्टार्ट ऑपरेशंस इन दी JNPT सेज। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो पोर्ट्स दिए गए हैं उनको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करने हैं। सो JNPT, मोरमुगांव पोर्ट, कंडला एंड पारादीप पोर्ट। तो देखते हैं ये मेजर पोर्ट्स का मैप है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कंडला जो सबसे ऊपर होगा, फिर उसके बाद यहां पे है पारादीप, फिर यहां पे है JNPT एंड देन मोरमुगांव। ठीक है, सो दीज आर द मेजर पोर्ट्स जिसको आप नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अरेंज करना है। तो आंसर होगा C, 3, 4, 1, 2। सबसे पहले आएगा कंडला, फिर पारादीप, फिर JNPT एंड देन मोरमुगांव। जो अभी मैंने आपको बताया कि JNPT वाज इन न्यूज और इस वजह से ये मेजर पोर्ट्स के ऊपर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following country recently decided to convert its railways into net zero carbon emission railway। मतलब कौन सी कंट्री ने ये रिसेंटली डिसीजन लिया है कि उनकी रेलवेज को नेट जीरो कार्बन एमिशन, मतलब जितना कार्बन एमिट होता है उतना ही कार्बन फिर से रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जर्मनी, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड इंडिया। इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया। यस, रिसेंटली इंडियन रेलवे जो है उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इंडियन रेलवेज को नेट जीरो कार्बन एमिशन बनाया जाएगा। सो पर्टिकुलरली जो रेलवेज के पास जितनी भी अनयूटिलाइज्ड लैंड है वहां पे ये सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करेंगे एंड देन द रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, REMCL, it is the responsible company to use this solar energy to handle Indian railways। ठीक है, सो ऑलरेडी 2 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट जो है उनको अप्रूवल मिल चुका है। रेलवे की जितनी भी अनयूटिलाइज्ड लैंड है उसके ऊपर ये सोलर प्लांट जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। सो गवर्नमेंट का रिसेंट डिसीजन न्यूज में रहता है, दैट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज। तो इसकी वजह से रेलवेज के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर एडिटोरियल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं कि किस तरीके से रेलवे की जो खुद की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उसको यूज करके रेलवेज को इंप्रूव किया जा सकता है, उसको प्राइवेटाइज करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो यहां पे काफी सारे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं, ये आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following are benefits of one nation one ration card scheme। इसमें से कौन से वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम्स के बेनिफिट है। फर्स्ट, इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड, मतलब कि एक राशन कार्ड को आप दूसरे स्टेट के अंदर यूज कर सकते हैं। सेकंड इज एम्पावरिंग कंज्यूमर्स एंड थर्ड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो देखते हैं इसमें से कौन से बेनिफिट करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3। अब देखिए रिसेंटली जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च की गई थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एक पर्टिकुलर स्टेट, फॉर एग्जांपल गुजरात एंड बॉर्डरिंग स्टेट है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से जो माइग्रेंट्स गुजरात में काम करने के लिए आते हैं, राइट, तो उनका जो महाराष्ट्र का राशन कार्ड है
वो गुजरात में भी एक्सेस किया जाए और पीडीएस के थ्रू वहां पे भी उनको फ्री राशन मिले, सब्सिडाइज रेट पे, सॉरी। तो ऐसी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है उसको लॉन्च किया था। सो फर्स्ट बेनिफिट इज करेक्ट कि उसकी इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए ये बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा राशन कार्ड होल्डर्स को। सेकंड, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स। अब ये जो फेयर प्राइस शॉप्स है उसके रिगार्डिंग काफी सारी कंप्लेंट्स आती है कि कास्टिस्ट डिस्क्रिमिनेशन और जो हैंडलर है या ऑपरेटर वो कई बार डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर के कारण उनके ऊपर ये चार्जेस लगाए जाते हैं कि मिसबिहेवियर के चार्जेस। तो ऐसे कंज्यूमर्स को एम्पावर करने के लिए ये स्कीम जो है वो बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। सो इट विल बेनिफिट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट द डीलर्स मिसबिहेवियर। थर्ड, अचीविंग एसडीजी। तो ये भी करेक्ट बेनिफिट है। एक्चुअली दी एसडीजी नंबर 2 उसके अंदर ये लिखा है रिड्यूस दी हंगर लेवल ग्लोबली, ठीक है। तो ये सेकंड एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसको अचीव करने के लिए बेनिफिशियल रहेगा। पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर ये ज्यादा रेलेवेंट है क्योंकि अगर रिसेंट रिपोर्ट की बात करें सो इंडिया के अंदर जो रिसेंटली लास्ट ईयर ग्लोबल हंगर इंडेक्स लॉन्च हुआ था उसमें ये रिजल्ट था कि आउट ऑफ 117 कंट्रीज इंडिया का रैंक था 102, राइट। सो इंडिया का परफॉर्मेंस हंगर को कर्ब करने में काफी पुअर है। तो इस वजह से इस टाइप की जो स्कीम है वो हमें रैंक को इंप्रूव करवा सकते हैं एंड हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो भी अचीव हो सकता है। अब रिसेंटली ये आर्टिकल जो है वो न्यूज में था, दैट इज कम्युनिटी कैंटीन्स 2.0। अब कर्नाटका एंड तमिलनाडु के अंदर जो कम्युनिटी कैंटीन्स है, फॉर एग्जांपल अम्मा कम्युनिटी कैंटीन है, इंदिरा कम्युनिटी कैंटीन है, तो ऐसे कम्युनिटी कैंटीन्स काफी बेनिफिशियल रहे हैं पैंडेमिक के अंदर फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो ये आर्टिकल काफी अच्छा है। इसके अंदर ये लिखा है कि किस तरीके से लेसर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज करके भी फूड सिक्योरिटी को हैंडल किया जा सकता है, राइट। सो जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है और रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है टू एक्सटेंड दी प्रोवाइडिंग फ्री राशन टू दी पीडीएस कार्ड होल्डर्स अप टू दी नवंबर, तो ऐसे स्टेप के बजाय ये जो कम्युनिटी कैंटीन्स है ये बेनिफिशियल हो सकता है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट, द रीसेंट अमेंडमेंट इन द एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी। लास्ट ईयर ये पोक्सो एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया था, तो यहां पे ये लिखा है कि अमेंडमेंट के अंदर डेथ पेनल्टी को इंट्रोड्यूस किया गया। देन सेकंड, द रीसेंट अमेंडमेंट इज साइलेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑफेंसेस ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। रिसेंट अमेंडमेंट जो है उसके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कर्टेल करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज बी, सेकंड ओनली, मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब जो रिसेंटली अमेंडमेंट बिल लाया गया था, इट सीक्स फॉर द डेथ पेनल्टी फॉर एग्रेवेटेड सेक्स असॉल्ट ऑन चिल्ड्रन टू क्रिएट डेटरेंट इफेक्ट। चिल्ड्रन की मेंटल हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाले ऐसे एक्ट के लिए डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस की गई है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब ये जो रिसेंट एक्ट है उसके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी पनिश करने के लिए एक प्रोविजन था। द प्रोविजन इज द प्रेजेंट बिल इज वेलकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट एज इट स्पेसिफिकली डिफाइंस व्हाट चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। ठीक है, तो इसके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन भी दी गई है एंड इट इज मेड अ पनिशेबल ऑफेंस ऑल्सो। तो मतलब कि ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब ये पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर जो अमेंडमेंट हुआ था वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग कोल्ड वॉर. Second statement, the basic concept of NAM originated in Bandung Conference. And third, India's membership for NAM was led by Lal Bahadur Shastri. तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. आंसर होगा यहां पे A 1 and 2. अब ये कोल्ड वॉर के टाइम पे फॉर्म किया गया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. कोल्ड वॉर के अंदर जो यूएस एंड यूएसएसआर सोवियत यूनियन दोनों के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था, ऐसे टाइम पे न्यूट्रलिटी को प्रमोट करने के लिए उस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट की थी. नॉट टू ज्वाइन ऑन द साइड ऑफ यूएस, नाइदर ऑन द साइड ऑफ यूएसएसआर. तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो कोल्ड वॉर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट की गई थी. करेक्ट स्टेटमेंट है. बेसिक कंसेप्ट जो है वो बांडुंग कॉन्फ्रेंस में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी करेक्ट है. बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में. बांडुंग इज इन इंडोनेशिया. ठीक है, लेकिन इसकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी 1961 में इन दी बेलग्रेड, जिसको कहते हैं बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस. बेलग्रेड इज लोकेटेड इन यूगोस्लाविया. ठीक है, तो ये 1961 में इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी. कंसेप्ट जो है वो लॉन्च किया गया था 1955 में, लेकिन फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी 1961 में. ठीक है. इंडियाज मेंबरशिप वाज लेड बाय, अभी मैंने आपको बताया, जवाहरलाल नेहरू, नॉट बाय द लाल बहादुर शास्त्री. ठीक है, तो आंसर होगा इसका 1 and 2. अब रिसेंटली जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर है जयशंकर, उन्होंने ये कहा था इंडिया विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ एन अलायंस सिस्टम. तो अभी जो मल्टीलैटरलिज्म का कंसेप्ट चल रहा है न्यूज में, तो उन्होंने ये क्लियर कट कह दिया कि इंडिया विल नेवर ज्वाइन एनी अलायंस. ठीक है, तो इस वजह से ये पर्टिकुलरली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो न्यूज में रहती है, वेदर इट इज रेलेवेंट ड्यूरिंग करंट पीरियड और नॉट. ठीक है, तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द ओरिजिनल लेजिस्लेशन डिड नॉट कवर ई कॉमर्स डिस्प्यूट्स रिड्रेसल. जो ओरिजिनल लेजिस्लेशन है वो ई कॉमर्स डिस्प्यूट को इंक्लूड नहीं करता. सेकंड, द रीसेंट अमेंडमेंट सीक्स टू पनिश मीडिया प्लेटफॉर्म्स थ्रू विच एनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इज बीइंग पब्लिसाइज्ड. जो रिसेंटली अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है उसके अंदर ये प्रोविजन है कि कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए जो मीडिया प्लेटफॉर्म यूज किया गया है उसको भी पनिशमेंट मिलेगी. Third statement, the e-commerce portals will have to set up a robust consumer redressal mechanism as a part of the rules under Consumer Protection Act 2019. मतलब कि इसके अंदर जो नया एक्ट है 2019 का, वहां पे ई कॉमर्स पोर्टल्स को कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. ये कंपलसरी प्रोविजन है. तो चलिए देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. आंसर होगा C 1 and 3. अब देखिए, ओरिजिनल लेजिस्लेशन जो है वो बना था 1986 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. अब उस टाइम पे ई कॉमर्स जो है दैट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, तो मतलब कि ई कॉमर्स से रिलेटेड डिस्प्यूट ही नहीं होंगे, तो मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा. सॉरी, करेक्ट होगा. यहां पे पूछा है डिड नॉट कवर. सेकंड, द रीसेंट अमेंडमेंट सीक्स टू पनिश मीडिया प्लेटफॉर्म. ये गलत है, क्योंकि रिसेंटली जो नया एक्ट बना है 2019 में, उसके अंदर जो एडवर्टाइजर है उनको पनिशमेंट करने के लिए प्रोविजन जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं. ठीक है, सो रिसेंट अमेंडमेंट इज अगेंस्ट द एडवर्टाइजर इन केस ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, बट नॉट अगेंस्ट द मीडिया प्लेटफॉर्म विच वॉज यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट पर्पस. ठीक है, तो एडवर्टाइजर को यहां पे पनिशमेंट
के प्रोविजन जो है वो ऐड किए गए। देन ई कॉमर्स पोर्टल्स को एक डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो अभी जुलाई मंथ में जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो ऑपरेशनल हो चुका है, रिप्लेसिंग द एक्ट ऑफ 1986। दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीलिम में इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लस जो कंज्यूमर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, वो अभी ई कॉमर्स से रिगार्डिंग जो रूल्स है वो रिसेंटली रिलीज करने वाले हैं, ठीक है। सो इस वजह से ये ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने भी अपना कंसर्न जो है वो रेज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में, उनका जो मर्जर है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द रिसेंट मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल मेक देम मोर कंपिटिटिव ग्लोबली। जो रिसेंटली पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज किया गया था, इसकी वजह से वो कंपिटिटिव बनेंगे ग्लोबल लेवल पे। सेकंड, नरसिम्हन कमिटी सजेस्टेड मर्जर ऑफ स्ट्रॉन्ग बैंक्स बोथ इन पब्लिक सेक्टर एंड एनबीएफसीज, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। सो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। अब रिसेंटली आपको पता है कि टोटल 10 बैंक्स को मर्ज करके 4 बैंक्स में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। तो ये मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो काफी न्यूज में रहता है। सो इसकी वजह से वो कॉम्पिटिटिव बनेंगे रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एंड ग्लोबली लेवल पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया कि ग्लोबल लेवल पे वो और भी कॉम्पिटिटिव बनेंगे क्योंकि उनकी कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो बैड असेट्स एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। सेकंड, नरसिम्हन कमिटी का जो यहाँ पे सजेशन है वो भी करेक्ट है। नरसिम्हन कमिटी ने ये कहा था कि सभी स्ट्रॉन्ग बैंक्स को मर्ज करना चाहिए। अब वहां पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एनबीएफसीज, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। अभी रिसेंटली जो मर्जर हुआ है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग है, जिसके अंदर वीक बैंक्स को स्ट्रॉन्ग बैंक्स के अंदर मर्ज किया गया है, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट इज प्लानिंग मोर मर्जर अहेड। इंडिया एम्स टू पैर पीएसयू बैंक काउंट टू जस्ट 5। तो अभी जो 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसको 5 करने के प्रोविजन जो है वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने का सोच रही है, ठीक है। ओके, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए। थैंक यू।